हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल स्टडी पार्टनर। अब वही जो हमारा चैप्टर चल रहा है, कौन सा? अम्ल, क्षार और लवण। इसका लेक्चर नंबर कितना है? 5। लेक्चर 5 हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेक्चर 5 के बारे में हमें समझेंगे कि अम्ल क्षार क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं। हमने सब कुछ समझ रखा है। आज हम लवण पढ़ेंगे और लवण से आगे कुछ चीजें बनाएंगे जिनको सॉल्ट्स के यूजेस में हम लिख सकते हैं कि लवणों के बने, लवणों द्वारा बनी हुई कुछ चीजें। ठीक है, लवण क्या होते हैं पहले उसके बारे में समझते हैं। कल हमने पीएच के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ने वाले लवण के बारे में। किसके बारे में? लवण। तो लवण बनता है उदासीनीकरण अभिक्रिया से, ये हमें पता है, और बाकी जो भी अभिक्रिया थी सभी से लवण बनता है। हम क्या देख रहे थे कि अम्ल किसी भी चीज से जब अभिक्रिया करता है तो क्या बना रहा था? लवण बना रहा था। चाहे अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करो तो भी क्या बनता है? लवण और जल। अम्ल धातु के साथ करो तो भी लवण और हाइड्रोजन गैस। अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ कर रहा था तो भी लवण और हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, मतलब ऑक्साइड यानी जल। उसके बाद में अम्ल किसके साथ अभिक्रिया कर रहा था? धातु कार्बोनेट के साथ, तो भी लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती। हर बार लवण बन रहा था। उस लवण को कहते क्या है? तो देखो, लवण 3 प्रकार के हम मान सकते हैं। सबसे पहला तो आता है उदासीन लवण। क्या आता है? उदासीन लवण। उदासीन लवण का अर्थ ये होता है कि कोई भी प्रबल क्षार और कोई भी प्रबल अम्ल मिलकर जब भी लवण बनाते हैं तो वो कौन सा लवण होता है? उदासीन लवण। उदासीन लवण की पीएच का मान कितना होता है? 7। कितना होता है? 7। उसके बाद में आता है अम्लीय लवण और क्षारीय लवण। ये कैसे बनते हैं? अगर प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार से रिएक्ट करता है तो जो लवण बनता है वो अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय। यदि प्रबल क्षार दुर्बल अम्ल से रिएक्ट करते हैं तो प्रबलता क्षार की ज्यादा है, तो कौन सा लवण होगा? क्षारीय लवण। तो हम जो पढ़ने वाले, हम साधारण नमक लवण के बारे में पढ़ते हैं, जिसकी पीएच कितनी होती है? उदासीन होता है वो, उसकी वैल्यू कितनी होती है? 7। कितनी होती है? 7। और जो अम्लीय पदार्थ होगा उसकी पीएच का मान कितना होता है? 7 से ज्यादा होता है, कम होता है? अम्लीय पदार्थ की पीएच का मान 7 से ज्यादा होता है, कम होता है? कम होता है। क्या होता है? और क्षारीय पदार्थ का 7 के मान पीएच से ज्यादा। ठीक है, पीएच का मान 7 से ज्यादा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं साधारण नमक। साधारण नमक से उपयोग होने वाले जो कोई भी नई चीज है उसके बारे में। तो साधारण नमक के उपयोग में सबसे पहले हम इसको, पहली बात तो साधारण नमक होता है NaCl। मैंने इसकी प्रेम कथा के बारे में बताया था, Na और Cl की। ये प्रेम कथा हम कब कब याद करते हैं? जब जब खाना खाते हैं। जब भी किसी पानी में या गर्म पानी में, मान लो गर्म में जल्दी होता है, नमक को डालते हैं ना, नमक के अणु टूट जाते हैं। Na+ में Cl- में बहुत जल्दी टूटता है। नमक आयनित हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं? आयनित होना, आयनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, आयनाइजेशन। तो क्या होता है, जब भी नमक को पानी में डालते टूट जाता है। टूटते ही नमक के जो NaCl होता है ना, वो यूज में आ जाता है। एक Na+ में टूटता है, एक Cl- में। इससे कुछ अलग बना सकते हैं, इससे कुछ अलग बना सकते हैं। ये होता है लवण की प्रोसेस। इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जल्दी से टूट जाता है। Na+Cl- अलग अलग, ये अलग अलग हो जाता है, इस वजह से ज्यादा उपयोगी, क्योंकि अलग अलग हो गया तो ज्यादा जल्दी इसको यूज कर सकते हैं। आएगा समझ में? अब देखना आप इसको, Na+Cl। साधारण नमक के उपयोग में सबसे पहले आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है आपका कॉस्टिक सोडा। क्या है? कॉस्टिक सोडा। कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। जो आपने देखा होगा कि जो पुराने घरों के अंदर या कुटीर उद्योग के अंदर जो बनाते हैं ना घर के अंदर चीजें, जिनमें वो साबुन बनती है, यहाँ पे आती है ओसवाल वाली साबुन, वो बट्टा वाली साबुन आती है ना, वो कास्टिक सोडा से बनाई जाती है, सीधी सीधी। अब देखो कास्टिक सोडा होता क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो टॉपिक है हमारा पहला, लवण के उपयोग में कास्टिक सोडा। क्या है? डार्क होने का रीजन ये कास्टिक सोडा से डायरेक्ट बनाई जाती है, वो भी हो सकता है, और दूसरा इसमें स्मेल डाली भी जाती है ना। पीएच वाला टॉपिक तो कल ही क्लोज हो गया था। आज है हमारा नमक का टॉपिक। है, मैं लिखाऊंगा बाद में। ठीक है, अभी देखो कास्टिक सोडा। अभी कास्टिक सोडा के बारे में पढ़ते हैं। कास्टिक सोडा बनता कैसे? सीधा सीधा आप कास्टिक सोडा को बना सकते हो। कैसे? देखो, नमक लूं मैं, NaCl क्या लूं? NaCl। इसको जल में मिलाऊं, किस में मिलाऊं? ये तो नॉर्मल हम घर पे भी कर सकते हैं, करते हैं। जल में मिलाया तो इससे जो अभिक्रिया होती है, इससे बनता है कास्टिक सोडा, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। अब हम क्या करने वाले हैं, करेंगे बाद में कभी। ये है, ये बना, ये पर अभिक्रिया संतुलित नहीं है। हमें बताओ, अब मेरे को बताओ ये कैसे बना। तो अभिक्रिया संतुलित करते हैं तब समझ में आता है। अभिक्रिया संतुलित करो। हाइड्रोजन कितने हैं? 1 और 2, कितने? 3 है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है। 3 और 2 का तो कोई मेल नहीं हुआ। आगे देखो, सोडियम यहाँ पे 1, सोडियम यहाँ पे 1, Cl यहाँ पे 1, यहाँ पे Cl कितने? 2। तो इस Cl को 2 को यहाँ पे 2 कैसे बनाऊं मैं? 2 से गुणा कर दिया। अब Cl 2 हो गया, पर Na भी कितना हो गया? 2। ये Na 2, तो इस Na को 2 कैसे बनाऊं? 2 से गुणा। तो इसको 2 से गुणा करा दिया। अब देखो, 2Na 2Na 2Cl 2Cl, अभी तक सही है। अब यहाँ पे H2 कितने? 2 है, पर यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 और 2 4 हो गए। इस H2 को 4 कैसे बनाऊं? ये 2 हो गया, 2H2।
तो यहाँ पे सही है अभी तक। O का O ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी कितने 2, तो संतुलित है अभिक्रिया। तो अभिक्रिया क्या कहती है कि लवण और जल मिलकर कास्टिक सोडा बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है तथा क्लोरीन गैस निकलती है। अब ऐसे तो पानी में मिलाते बनेगा नहीं, इसको बनाने की प्रोसेस क्या होती है? इसको बनाने का प्रोसेस होती है विद्युत अपघटन। क्या होती है? विद्युत अपघटन। मैंने आपको जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था ना, ऑनलाइन यूट्यूब पे नहीं है बट मैंने यहाँ पे क्लास में समझाया था। फर्स्ट चैप्टर में मैंने अपघटन के 3 प्रकार बताए थे, विद्युत अपघटन, तापीय अपघटन और कौन सा था? प्रकाश अपघटन। तो विद्युत अपघटन में क्या करते हैं? कुछ ही नहीं करते हैं कि एक पानी वाला जो भी एक्वस सॉल्यूशन लेंगे उसमें 2 तार डाल देंगे, सीधे सीधे अपघटन, 2 तार डाल दो, ठीक है। या तो 2 कॉपर वायर डाल दो तो भी अपघटन हो जाएगा। नहीं तो इस अपघटन करने की प्रोसेस क्या होती है कि एक तार से तो है ना, हम क्या करते हैं, जैसे लोहे का सरिया ले लिया, उसको तार लपेट दिया, उसमें करंट जाएगा, दूसरा ले लिया, ये बन गया एक कैथोड एक एनोड। कैथोड एनोड क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। देखो ये आएगी रिएक्शन समझ में, रिएक्शन समझ में आई। अब मेरे को बताओ, क्या सीधे नमक को पानी में डालते ये बन जाएगा क्या? नहीं बनने वाला। सीधे नमक में तो पानी में हमेशा नमक डालते हैं, बनता है कभी कास्टिक सोडा? अगर बनता तो हम पी थोड़ी पाते। तो बनता कैसे? कोई गैस भी नहीं निकलती, इसको बनाए कैसे? तो देखो सबसे पहले हम एक बीकर लेंगे, क्या लेंगे? क्या लेंगे? बीकर। क्या लेंगे? बीकर। बोलो तो कि क्या लेंगे? बीकर। इसमें थोड़ा धीरे हो जाए। इसमें क्या लेंगे हम? पानी लेंगे। क्या लेंगे? पानी। हम देखो हमारा जो रिएक्टेंट है, जो अभिकारक है, वो पानी है एक, तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया? पानी। ये हो गया आपका जल। क्या हो गया? इसमें मैंने डाल दिया NaCl। क्या डाल दिया? NaCl। मान लो साथ में NaCl मैंने इसमें मिक्स कर दिया, बहुत सारा कर दिया। कोई डाउट है आगे? नमक, NaCl नमक, ठीक है। डाउट है क्या यहाँ तक? नहीं है। अब देखो क्या होगा कि अब है ना, मैं क्या करूंगा कि जैसे बाहर क्या मैंने एक सर्किट बनाया, सर्किट बनाने का सीधा सीधा सिस्टम है। सीधा बताता हूँ आपको, कोई भी ऐसे थ्योरी मत लगाओ ये कुंजी होती है, ये होती है। हम सीधा सीधा ये बताओ इसको कैसे करते हैं। सेल ले लो, बैटरी वाला सेल, क्योंकि पानी के अंदर जो करते हैं ज्यादा हाई वोल्टेज पे नहीं करते। बैटरी होती है 9 वोल्ट की, 9 वोल्ट की, ठीक है। उस पर क्या कर लो, एक साइड में आप डाल लो वो, एक साइड पे तार लगा दो, दूसरी साइड पे तार लगा दो, ये बैटरी है। इसके एक साइड में यहाँ पे तार लगा दो, एक साइड पे यहाँ पे तार लगा दो। ये 2 तार निकल गए, सीधे सीधे 2 तार निकल गए। इन 2 तार में तो एक लोहे की कील यहाँ पे लगा दो, ठीक है, एक लोहे की कील यहाँ पे लगा दो, ये बन गया क्या? थोड़े नोट। क्या हुआ? कुछ समझ में आएगा? जो तार होते हैं 2 तार, हाँ बता रहा हूँ। देखो जब बैटरी में माइनस प्लस होता है, एक पे तार लगा दो प्लस वाले पे, एक पे माइनस वाले पे लगा दो, जोड़ दो या सोल्डरिंग कर दो, या वो जो आजकल सिस्टम आता है ना बैटरी के ऊपर, वो कैप सी आती है, कैप के अंदर तार लगा हुआ आता है, ठीक है, उसको लगा दो, वो 2 तार निकल जाते हैं। अब एक तार पे कील लगा दो लोहे की, एक तार पे दूसरी लोहे की कील लगा दो। वो कीलों को मैंने यहाँ पे डाल दिया, मान लो, ठीक है, छोटा एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ। यहाँ पे कील डाल दी मैंने, घर पे कर सकते हैं, हम करेंगे भी। यहाँ पे कील डाल दो, यहाँ भी नहीं कर पाएंगे बट शॉर्ट्स में या फिर ऐसे वीडियोस में हम करेंगे इसका एक्सपेरिमेंट, प्योरली करेंगे, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं, ठीक है। अब देखो ये डाल दी मैंने कील, इधर से एक वायर निकल गया, इधर से एक वायर निकल गया, साइड में ले जाकर मैंने सर्किट पूरा कर दिया बैटरी लगा के। तो बैटरी का चिन्ह होता है प्लस और माइनस, ठीक है। प्लस वाला चार्ज इधर है, ये घूम के इधर पहुंचा, ये होता है इसको इंडिकेशन समझने के लिए। प्लस वाले को बड़ी डंडी कहते हैं। आप 10th में है ना, तो 10th में आपको चैप्टर है विद्युत वाला, उसमें हम इसको समझेंगे, बैटरी का सिंबल। प्लस वाला बड़े को समझाता है, माइनस वाला छोटे को हमेशा याद रखना। अगर मैं ऐसा लिखूं तो इसमें प्लस वाला ये होगा, माइनस वाला ये होगा। तो यहाँ प्लस है, प्लस वाला तार कहाँ पे जा रहा है? यहाँ पे क्या? तो ये कौन सी, इस पे क्या चार्ज आ जाएगा? प्लस। इस पे भी प्लस 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 प्लस, और ये घूम के माइनस वाले यहाँ पे क्या? इस पे माइनस 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 माइनस। कोई दिक्कत है क्या? अब जैसे सर्किट चालू है, क्योंकि हमने कोई कुंजी लगाई नहीं, स्विच से तो मतलब नहीं, डायरेक्ट है सर्किट चालू है डायरेक्ट में, तो क्या होगा कि जो ये टूटेंगे, NaCl है ना, ये टूटेगा किसमें? Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस, इसमें टूटेगा, टूटेगा ना। बोर्ड पे क्लियर दिख रहा है क्या? बड़ा Na प्लस Cl माइनस। और ये वाला जो ये है, और क्या मिला हुआ? जल। जल किस में टूटेगा? H प्लस और OH माइनस में, H प्लस और OH माइनस में। यहाँ पे कोई डाउट है क्या? मेरे को एक बात बताओ, प्लस वाले को प्लस अट्रैक्ट करता है कि माइनस अट्रैक्ट करता है? विपरीत अट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक शॉर्ट वे में समझते हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या होता है, बॉयज गर्ल्स से अट्रैक्ट होते हैं, गर्ल्स से अट्रैक्ट होती है बॉयज से, यानी ऑपोजिट जेंडर या ऑपोजिट थिंग्स आपस में क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। और बॉयज बॉयज साथ में रहते हैं क्या? नहीं रहते, लड़ाई करते हैं, मान लो उस वे में, ठीक है। तो जो होता है अट्रैक्शन, वो किससे आता है? वो अट्रैक्शन आता है ऑपोजिट से। क्या आता है? ऑपोजिट से। तो प्लस वाला किधर जाएगा? माइनस की तरफ जाएगा कि इधर जाएगा? ये माइनस की तरफ जाएगा, यहाँ पे H प्लस इस पे आ जाएगा, ठीक है। और ये Na प्लस भी किधर जाएगा? इधर जाएगा। कुछ Na प्लस इधर चला जाएगा, ठीक है। कुछ ओके, जो Cl माइनस है किसकी तरफ जाएगा? प्लस की तरफ, ये इधर चला जाएगा। OH माइनस भी किसकी तरफ जाएगा? प्लस की तरफ। फिर होगा क्या? कुछ एक जाएंगे, कुछ एक नहीं जाएंगे, क्योंकि Na प्लस थोड़ा भारी कण होता है, तो थोड़े से Na प्लस
और थोड़े से OH माइनस, ये आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये भी आपस में एक दूसरे को करेंगे अट्रैक्ट, ये प्लस का है कि माइनस का, ये जुड़ के क्या बना लेंगे आपका NaOH, क्या बना लेंगे NaOH, और एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे। NaOH एक जगह पे क्या हो जाएंगे, इकट्ठे। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है क्या? और कहाँ पे होंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड इकट्ठे, इसको इंपॉर्टेंट करना है। देखो एक आपको एक चीज बताता हूँ, जो माइनस चार्ज होता है ना, माइनस चार्ज, उसको बोलते हैं कैथोड, क्या बोलते हैं, और प्लस चार्ज वाले जो डंडी होती है उसको बोलते हैं एनोड। तो जो NaOH होगा वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, कैथोड की तरफ जाके यहाँ पे इसके आसपास बनेगा। यहाँ पे कोई डाउट है क्या? तो रिएक्शन क्या कहती है, कुछ नहीं कहती, ये नमक है, इसमें पानी मिलाया, NaOH बन जाएगा, नहीं बनेगा। नमक में पानी डालने के बाद क्या करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड, इलेक्ट्रिसिटी लगाएंगे तब क्या बनेगा यहाँ पे NaOH। कोई डाउट है क्या? नहीं है, ठीक है। अब है ना, जब भी अभिक्रिया लिखो तो उनके ना एक तरीका और होता है, इनके साथ में उनकी स्टेट लिख दो। NaCl सॉलिड होता है कि लिक्विड होता है? नमक देगा घर में, वो सॉलिड होता है कि लिक्विड होता है? सॉलिड होता है। सॉलिड नहीं, ठोस होता है ना, वो ठोस एकदम। नमक ठोस होता है ना, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे S सॉलिड का। H2O होता है, जल होता है, तो इसको है ना लिक्विड भी लिख दो, एक्वस लिख दो। एक्वस सॉल्यूशन के लिए ज्यादा बेटर रहता है, ठीक है। इसको लिक्विड लिख दो, एक्वस लिख दो, यहाँ पे लिक्विड लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे NaOH है, ये सॉल्यूशन में बना है अभी तक, इसको एक्वस लिख दो क्योंकि सॉल्यूशन में। H2 क्या होगी, गैस, G लिख दो। ये भी क्या होगी, गैस, क्या लिख दो, G। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? ये अभिक्रिया तो समझ में आया, NaOH कैसे बनता है। तो NaOH की अभिक्रिया क्या है, नमक को पानी में मिलाया, अंदर क्या कर दी, विद्युत धारा उत्पन्न कर दी, तो उससे क्या बनता है NaOH। आपसे कोई पूछ ले हाउ टू बी, ठीक है, हाउ टू बी रिड्यूस या फिर हाउ टू बी प्रोड्यूस NaOH, या फिर कैसे बनाए मेकिंग ऑफ NaOH, तो क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे। आप कहोगे कि हम क्या करेंगे, लवण लेंगे, साधारण लवण, कौन सा होता है NaCl, उसको पानी में मिक्स करेंगे, फिर विद्युत अपघटन करेंगे। विद्युत अपघटन का मतलब क्या होगा, विद्युत धारा डालेंगे, उसको चलाएंगे, चलाने के बाद में क्या होगा, कैथोड के पास जो है थोड़ा सा या बीच के अंदर NaOH बन जाएगा। ठीक है, इतना आगे, और ये अभिक्रिया याद रखना। ये लो आपका पहला टॉपिक कंप्लीट। कोई डाउट है क्या? अब NaOH के उपयोग भी पूछते हैं, तो NaOH का सबसे पहला उपयोग होता है साबुन निर्माण कंपनी के अंदर, या साबुन निर्माता के अंदर NaOH का सबसे बड़ा होता है। चित्र में आपको कोई डाउट नहीं, बुक के अंदर दिया हुआ चित्र, ठीक है। यूज ऑफ NaOH क्या है, देखो साबुन वाली फैक्ट्रीज के अंदर NaOH का यूज होता है, ठीक है। कपड़ा फैक्ट्री के अंदर सब में NaOH का एक क्या है, NaOH एक क्षार है, क्या है, क्षार। तो क्षार का कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है, तो एक तो सबसे पहला यूज, जब एग्जाम में कुछ भी ना आए तो एक तो आपको लिख के आना है कम से कम, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। प्रयोगशाला अभिकर्मक का मतलब जो जितने भी केमिकल्स होते हैं वो लैब में तो काम में लिए जाते हैं, तो प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। NaOH का दूसरा यूज क्या होता है, साबुन निर्माण में। तीसरा यूज ले लो, कागज उद्योग में, कुछ भी आप है ना जो आपको लगभग लगे ना वो लिख दो, क्योंकि इंडस्ट्रीज में क्षार का बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। ये आपका NaOH वाला टॉपिक कंप्लीट। कोई डाउट है क्या? NaOH का रासायनिक नाम क्या होता है, तो NaOH का रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, साधारण नाम जो इसका घरेलू नाम होता है वो क्या होता है, कास्टिक सोडा। क्या होता है, कास्टिक सोडा। इससे रिलेटेड कोई डाउट है क्या? कास्टिक सोडा से कुछ भी पूछो, कोई डाउट है क्या? एग्जाम में मान लो कास्टिक सोडा का सूत्र लिखो तो क्या लिखोगे, NaOH। क्या लिखोगे? इसको बनाया कैसे जाता है, साधारण लवण को जल के साथ अभिक्रिया करा के कास्टिक सोडा उत्पन्न किया जाता है। कोई डाउट है क्या? ओके देन, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम इसका, इसकी परिभाषा हम लिखेंगे अभी है ना, फटाफट इस चैप्टर को हम क्लोज करेंगे, ठीक है। उसके बाद परिभाषा बता दूंगा, लिखेंगे लिखेंगे, परिभाषा भी लिखेंगे, ठीक है। हाँ अब देखो, हाँ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हमने NaOH से पढ़ लिया, कोई डाउट है क्या? NaOH के बाद अब दूसरा टॉपिक आता है विरंजक चूर्ण। क्या आता है, विरंजक चूर्ण। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आता है भाई। विरंजक चूर्ण का सूत्र लिखिए। विरंजक चूर्ण इंग्लिश में बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। मैं परिभाषा बोल के बता दूंगा बाद में, बता रहा हूँ अभी। ये होता है जो पानी होता है ना, पानी उसको भी प्योर करने के लिए जो आरओ लगते हैं ना, उसके अंदर ब्लीचिंग पाउडर का यूज कर सकते हैं। या नहीं तो क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का यूज नॉर्मली किसी पानी में डाल देते सॉल्यूशन में, फिर वो पानी क्या होता है, क्लीन हो जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का यूज, ठीक है। विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर, इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है CaOCl2। ये किससे उत्पन्न करते हैं, इसको बताता हूँ, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका नाम है। क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नाम पढ़ कैसे सकते हो, आपको देखो मैं नाम पढ़ना सिखाता हूँ। पहले सबसे पहले वाला नाम इसका कैल्शियम, ऑक्सीजन का ऑक्सी,
क्लोरीन का क्लोराइड। मैंने क्या बताया, जब भी क्लोरीन फ्लोरीन ये लगता है आयोडीन तो इनका आयोडाइड, पीछे आइड लगता है, क्या लगता है, आइड। ठीक है, ऑक्सीजन का भी ऑक्साइड लगता है। बीच में जो चीज होती है उसका आधा नाम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, आधा नाम। जैसे आपको पढ़ा होगा तो ये होता है, इसमें तो पूरा नाम लिखते हैं। जैसे ये था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बाकी इसको सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट भी बोल सकते हैं। बीच वाले का आधा नाम और बाकी लास्ट वाले के पीछे आइड लगा देते हैं अगर ऑक्सीजन फ्लोरीन क्लोरीन कुछ ऐसा है तो। ठीक है, तो सबसे पहले देखो CaO Cl2, यहाँ तक कोई डाउट है क्या। अब इसको बनाएंगे हम, क्या करेंगे, बनाएंगे। तो ब्लीचिंग पाउडर बनता कैसे है उस पर देखते हैं कैसे बनता है। देखो, आपने नाम सुना है बुझे हुए चूने का, सूत्र जानते हो, सूत्र होता है CaOH2। क्या होता है, CaOH2। ये होता है बुझा हुआ चूना। क्या होता है, बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना होता है ये, तो बिन बुझा हुआ चूना क्या होगा, बिन बुझा हुआ चूना होता है CaO। इसके साथ जल मिलाते हैं तो वे बुझ जाता है, ये बन जाता है। बुझे हुए चूने की अभिक्रिया किससे करवाएं, बुझे हुए चूने की अभिक्रिया किससे कराएं। अगर बुझे हुए चूने की अभिक्रिया हम कराएं क्लोरीन गैस से, किससे कराएं, क्लोरीन गैस से, तो आपका क्या बनता है, CaOCl2 प्लस दो क्लोरीन काम में आ गए, दो क्लोरीन काम में आ गए, Ca काम में आ गया, Ca काम में। यहाँ पे दो हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन थे, एक ऑक्सीजन काम में आ गया, तो क्या बच गया, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। क्या बनेगा, जल। अब एग्जाम में बताता हूँ, CBSE के लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, वो मतलब ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं आया था एग्जाम का, मेरे को पता नहीं, बट नॉर्मली जैसे जैसे नॉर्मल टेस्ट लेते हैं ना, तो तीन स्कूल्स के मैंने एग्जाम पेपर देखे थे जो प्री बोर्ड, तीनों में सेम क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था वो सुनिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये था कि बुझे हुए चूने में, किसी भी बीकर में बुझा हुआ चूना पड़ा है, उसमें अगर क्लोरीन गैस प्रवाहित करें तो क्या बनेगा, उस कंपाउंड एक्स का नाम बताओ, प्लस साथ में जल बनता है, क्या बनता है, जल। इतना बता दिया कि आपके बुझा हुआ चूना है, क्या गैस प्रोवाइड कर रहे हैं, क्लोरीन गैस प्रोवाइड कर रहे हैं, और साथ में कंपाउंड क्या बनता है वो बताना है, उसके साथ जल निकल रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बुझा हुआ चूना, तो लिख लो बुझा हुआ चूना, क्लोरीन गैस ये प्रोवाइड कर दी, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे कंपाउंड, CaOCl2। और ऐसा क्वेश्चन इतना नहीं था, क्वेश्चन ये था कि जो कंपाउंड बनता है उसका यूज लिखो। क्वेश्चन ये नहीं था वो कंपाउंड क्या है और क्या है, सीधा उसका यूज पूछ लिया। तो उसका यूज क्या होता है आपका, पानी को साफ करने में या कपड़ा उद्योग में। आया क्या समझ में। यानी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपको क्या नाम दे दिया, बुझे हुए चूने का नाम दे दिया, साथ में कौन सी गैस निकाले, क्लोरीन गैस, तो ये जो आपस में मिक्स होकर क्या बनते हैं, विरंजक चूर्ण, ये याद होने चाहिए। और पानी, पानी का तो अगला बता देगा मान लो। हमें कुछ ही नहीं आता और ये हमने दिख गया। तो हम ये जानते हैं हमेशा कि ऐसी अभिक्रिया, जब क्षार किसी के साथ अभिक्रिया करता है तो वो क्या निकालता है, जल निकालता है। क्या निकालता है, जल। क्या निकालता है, तो सबसे पहले इसमें से जल निकाल दो, जल निकाल दिया, पीछे बचने वाला लवण होता है, अब बाकी वालों को जोड़ दो, ऑटोमेटिक लवण बन जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखना। हमेशा कुछ प्रोसेस में जब जल निकलता हो, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती हो या हाइड्रोजन गैस निकलती हो, उनको निकाल दो, फिर जो पीछे बचे ना उन सबको साथ में लिख दो, वो होता है आपका लवण होता है। क्या होता है, लवण। जैसे सोडियम जिंकेट का एक लवण बनाया था हमने, ये हमने वैसे कभी पढ़ा ही नहीं था, ऑटोमेटिक कैसे बना था वो, हमने क्या निकाला था, हाइड्रोजन गैस निकाली थी। आया समझ में, हाइड्रोजन गैस या जल, इनको निकाल दो, निकले तब फिर बाकी जो बच्चे वो आपका लवण है। देखो उसमें कुछ वैसे नहीं, अगर जल वाली कोई अभिक्रिया होगी ना तो उसमें क्या होगा, जो लवण होगा पेंदे में बैठ जाएगा, जल ऊपर रह जाएगा, जल को हटाएंगे बच्चे का वो क्या हो जाएगा, लवण हो जाएगा। इसको राड वाले एक्सपेरिमेंट से कर सकते हो। रोड आती है ना, इलेक्ट्रिसिटी वाली हीटिंग रोड, जिसमें पानी गर्म करते हैं, उसको क्या करते हैं, पानी में डालते हैं, पानी के अंदर नमक होता है, NaCl डूबा हुआ, मैग्नीशियम सारे होते हैं। तो जैसे जैसे वो गर्म होती है तो क्या होती है, वो नमक या तो देगची के अंदर जम जाता है, जो नीचे से गर्म करेंगे, और राड पे गर्म करते हैं, राड पे वो नमक की परत जम जाती है। वो प्योर नमक नहीं होता, उसमें बाकी सारे आयंस भी होते हैं जो पानी के अंदर होते हैं। ठीक है, हाँ। अब ये है कि समझ में, Na2 इसको सोडियम जिंकेट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। कोई डाउट है क्या। अभी मेरे को अभी याद आया एक इंपॉर्टेंट चीज, ये है ना, क्वेश्चन पूछा जाता है, जो नमक होता है नमक, उसको जब पानी में डालते हैं, तो नमक को जब पानी में डालते हैं तो उस सॉल्यूशन को बोलते हैं ब्राइन। क्या बोलते हैं, ब्राइन। ये याद रखना ना, नमक जब पानी में साथ मिलता है ना, जैसे अभी हमने देखा था NaCl किसके साथ, H2 के साथ, तो इस नमक के वाले सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, ब्राइन। क्या बोलते हैं, ब्राइन। ठीक है, किसकी, ब्राइन की परिभाषा नहीं, मैंने तो अभी बताया एक, पॉकेट रॉकेट। क्या होता है, नमक पानी के साथ सॉल्यूशन जो होता है, नमक का सॉल्यूशन पानी के साथ, उसको बोलते हैं ब्राइन। क्या बोलते हैं, ब्राइन। कोई डाउट है क्या। ये याद रखना, छोटे मोटे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए, हम क्या करें, एग्जाम प्रोस्पेक्टिव को साथ लेके चल रहे हैं ना। नमक का सॉल्यूशन पानी के साथ या नमक का विलयन पानी के साथ, उसको क्या बोलते हैं, ब्राइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्राइन। यहाँ तक कोई डाउट है क्या।
ये हो गया विरंजक चूर्ण CaOCl2। नोट्स में आपको बाद में लिखाऊंगा, अभी मैं आपको फटाफट टॉपिक्स क्लियर करा रहा हूँ, ठीक है, आया समझ में, ताकि ऑनलाइन जो वीडियोस देख रहे हैं, जो भी चैनल पे वीडियो देख रहे हैं, उनको कोई डाउट ना रह जाए, टॉपिक इंपॉर्टेंट समझना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर हम लिखेंगे नहीं जितना ज़्यादा हमें पहले समझना आना चाहिए। इसको बोलते हैं ब्राइन, ये ब्राइन सॉल्यूशन होता है। कौन सा सॉल्यूशन होता है? ब्राइन सॉल्यूशन। मिटा दूं? अब देखो, विरंजक चूर्ण हमने व्युत्पन्न किया था क्या? अभी कैसे किया था वो देखो, हमने कुछ ही नहीं किया, हमने बुझे हुए चूने में क्या मिलाई थी? क्लोरीन गैस। तो क्या बन गया था? विरंजक चूर्ण। प्लस क्या निकली था? जल। कोई डाउट है क्या यहाँ तक? अब विरंजक चूर्ण के उपयोग पूछ ले, तो विरंजक चूर्ण का उपयोग क्या होता है? एक तो पानी को साफ करने के लिए, जर्म लेस करने के लिए, जो जर्म्स होते हैं ना पानी में, बैक्टीरिया जीवाणु, उनको मारने के लिए जो गंदे होते हैं। उसके अलावा कपड़ा मिल में, और एक आप बताओ क्या होता है हमेशा वाला? प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। ये याद ही रखना है, कुछ ना आए तो ये लिख के आना है। एक्चुअली में जब आपको आते हैं ना, दो दो ही उपयोग पूछेंगे, जैसे कपड़े वाला लिख दिया गया, ये आते हैं तब तो वो लिखो, जब कुछ नहीं आता ना एग्जाम में तो क्या लिखोगे? प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। कोई डाउट है क्या? है क्या? ओके, तो आपके दो टॉपिक्स क्लियर हो गए। कोई डाउट है क्या? नहीं है? ओके, नेक्स्ट। अच्छा, इसका एक उपयोग और होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि जो ऑक्सीकरण का जो होता है ना एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइज कौन करवाता है? ऑक्सीकरण करवाने के लिए जो आपका एजेंट काम में लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अपचायक बोलते हैं कि ऑक्सीकारक बोलते हैं? उल्टा होता है इनका। अपचायक। क्या बोलते हैं? अपचायक। तो एक प्रकार का अपचायक बोल सकते हैं, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजेशन कराने वाला एजेंट, ठीक है। कोई डाउट है क्या? या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीकारक बोलते हैं हिंदी में, कोई दिक्कत नहीं है, देख लो। हाँ, अब हम समझते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक इसका पढ़ते हैं, इसका नाम क्या है नेक्स्ट टॉपिक का? अपचाय के रूप में हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है बेकिंग सोडा। क्या है? बेकिंग सोडा। ओके, बेकिंग सोडा को समझते हैं क्या होता है। बहुत इजी टॉपिक है। दो टॉपिक यहाँ पे, कोई डाउट है क्या? दो टॉपिक हमने किया, कोई डाउट है क्या? ओके, ये थोड़ा सा क्या हो गया, क्लीन करने के लिए हमें सस्ता काम करना ही पड़ेगा। ये लो, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? बेकिंग सोडा। क्या है? बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा का सूत्र होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है क्या? अब ये बनाएंगे कैसे? अब आपकी दिक्कत आ रही है, सोडियम बेकिंग सोडा कैसे बनाता है। मैं इसको याद रखने का तरीका बताऊंगा, कैसे याद करना है इसको, ठीक है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा आपने देखा है यूज, इसका बताता हूँ मैं आपको। केक बनाते तब कहते हैं मीठा सोडा, घर पे बोलते हैं, वो बेकिंग सोडा होता है। अच्छा, बेकिंग पाउडर, हाँ वो बताता हूँ क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है, ठीक है। अब बेकिंग सोडा कैसे पढ़ते हैं समझना इसको, ठीक है। बेकिंग सोडा का उपयोग है, बेकिंग सोडा कैसे करते हैं देखो। बेकिंग सोडा NaCO3। क्या है? NaCO3। इसको बनाना है, इसको बनाते कैसे सीधा सीधा बताता हूँ। सबसे पहले देखना, याद करना, जैसे खाना बनाते वैसे। सबसे पहले मैंने लिया नमक। क्या लिया? इसमें मिलाया पानी। क्या मिलाया? इसमें मिलाई कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मिलाई? कार्बन डाइऑक्साइड। साथ में थोड़ा सा मिला दिया 1-2 चम्मच अमोनिया। क्या मिला दिया? याद करने तरीका, पहले लिया नमक, नमक को पानी में डाल दिया, पानी में कार्बन डाइऑक्साइड डाल दी, और बाद में क्या डाल दिया उसमें? NH3। ठीक है, अब इससे क्या बनेगा आपका? इससे बनेगा आपका NaHCO3। साथ में क्या निकलता है वो देखते हैं। देखो, एक Na, एक Na, एक हाइड्रोजन इनमें से ले लिया, यहाँ से एक हाइड्रोजन ले लिया, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया, CO2 है, एक ऑक्सीजन आ गया, CO3 आ गया। पीछे क्या बचा? पीछे यहाँ से एक हाइड्रोजन बच रहा है, यहाँ पे क्या बचा है? NH3। क्या बचा है? NH3। और यहाँ पे बच रहा है Cl। तो NH3 और एक हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? NH4 Cl का Cl। आया क्या समझ में? अब बिक्रिया ऐसे होती है। सबसे पहले देखो, हमें ये बनाना था इसलिए मैंने ये बना दिया, अब बनता कैसे वो देखना। बेकिंग सोडा क्या होता है? NaCO3। नमक लिया, पानी लिया, उसमें कौन सी गैस लगाई? कार्बन डाइऑक्साइड। साथ में क्या हुआ? अमोनिया। इससे क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा। क्या बनता है? बेकिंग सोडा। क्या बनता है? बेकिंग सोडा। कोई डाउट है क्या? सीन, इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं? अमोनियम क्लोराइड। NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। नियम कब लगता है? जब प्लस वाला हाइड्रोजन चार्ज होता है ना, तो अमोनियम पे प्लस चार्ज होता है यहाँ पे।
ठीक है ना ना, इसको अमोनिया बोला था, ये अमोनियम क्लोराइड होता है। आया समझ में? अब बनता कैसे बेकिंग सोडा, ध्यान से सुनिएगा। बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaCO3, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये बनता कैसे, ये बनता कैसे नहीं है, नमक लेते हैं, पानी लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, अमोनिया, इन सबको मिक्स करते ये बन जाता है। कोई डाउट है क्या? नहीं है डाउट? ठीक है, अब नेक्स्ट देखो। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, ये था आपका बेकिंग सोडा का टॉपिक। यहाँ पे कोई डाउट है क्या? नहीं है। देखो बेकिंग सोडा हमने क्या पढ़ा, NaHCO3, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा के उपयोग क्या होते हैं? बेकिंग सोडा का पहला उपयोग सबसे इंपॉर्टेंट, केक बनाने में, कुकीज बनाने में। आपने देखा है केक, इडली, खमन, ढोकला कुछ बना इनो डालते हैं। इनो भी क्या होता है, एक क्षार होता है जो हमारे पेट की क्या करता है, अम्लता दूर करता है। बेकिंग सोडा भी एक वैसा ही क्षार होता है जो हमारे पेट की क्या करता है, अम्लता दूर। अगर बेकिंग सोडा के सॉल्यूशन को पिए ना हम, तो हमारी जब एसिडिटी होती है ना वो कम हो जाती है। ठीक है, बेकिंग सोडा एक क्षार होता है। क्या होता है? क्षार होता है। एक इंपॉर्टेंट चीज और, बेकिंग सोडा का यूज कहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है? केक बनाने में। अब एक क्वेश्चन आता है, केक स्पंजी क्यों बनता है? क्या होता है, केक स्पंजी क्यों होता है? पहला क्वेश्चन ये आ गया, मान लो स्पॉन्जी जैसे फुला हुआ केक फूलता कैसे है? बताओ बेकिंग सोडा क्या करता है वो बताता हूँ। अब बेकिंग सोडा की वो रिएक्शन पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एग्जाम में आने की रिएक्शन। अब मैं लिखा रहा हूँ बेकिंग सोडा की वो इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो एग्जाम में आ सकती है। क्वेश्चन ये आता है कि अभिक्रिया द्वारा समझाइए, अभिक्रिया द्वारा समझाइए कि बेकिंग सोडा को जब हम क्या बोलते हैं उसमें डालते हैं केक वाले सॉल्यूशन में, तो उसके अंदर क्या बनता है? उसके अंदर आपके बनता है केक स्पॉन्ज। ना ना, रासायनिक सूत्र नहीं, बेकिंग सोडा का सूत्र समझेंगे। तो बेकिंग सोडा लिया मैंने NaHCO3, इसको तोड़ना मुश्किल होता है, मैं कितने अणु ले लूं? 2 अणु। अब हम क्या करेंगे, केक को अंदर बेकिंग सोडा मिक्स कर दिया, ये बेकिंग सोडा आ गया। अब इस केक को क्या करेंगे, गर्म करेंगे। गर्म करेंगे तो ये टूटेगा, ये टूट के क्या बनाएगा, Na2CO3। ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, सोडियम कार्बोनेट। देखो Na2 है क्या है, CO3 एक बार ले लिया यहाँ पे। उसके साथ में क्या बनता है, उसके साथ में बनेगा H2O बनेगा, उसके साथ में निकलती है CO2। ये इंपॉर्टेंट है, CO2 क्या होती है, CO2। अब होता कुछ नहीं, बेकिंग सोडा को जैसे हम डालते हैं किसमें, उसमें केक में, केक में डाला, गर्म किया, गर्म करने से पहले निकल जाएगा ये Na2CO3। ये तो छोटा सा केक के अंदर निकले पता ही नहीं चलेगा, साथ में जल निकल जाएगा, थोड़ा केक नमी हो जाएगा, साथ में क्या निकल गई, CO2। होता क्या, केक है ना मोटी परत का बनता है, उसके अंदर से CO2 बाहर निकलेगी, ट्राई करेगी, पर जा नहीं सकती क्योंकि ऊपर क्या है, परत है। तो आप देखें ना केक वहां पे वो प्रेशर लगाती है, प्रेशर लगाने से केक के अंदर क्या हो जाता है, छेद हो जाता है, फूल जाता है ऐसे। और कभी कभी अगर केक बनते हुए देखा होगा तो केक पे देखना आप, गुब्बारे बनते हैं फूटते हैं, बनते हैं फूटते हैं, वो क्यों होता है कि CO2 निकल रही है अंदर से। तो इस वजह से बेकिंग सोडा डालते तो केक बनता है स्पॉन्जी, नहीं डालें तो नहीं। सेम इडली का खमण का ये होता है, उसके अंदर डालते हैं बेकिंग सोडा, मीठा सोडा, इनो जो भी, उससे CO2 निकलती है। क्या निकलती है, CO2। उससे क्या होता है, उनमें छिद्र हो जाते हैं और वो स्पॉन्ज होते हैं। उसकी रिएक्शन ये है, एग्जाम में पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है एग्जाम में? यह पूछा जाएगा कि बेकिंग सोडा को केक बनाते वक्त या कुकीज बनाते वक्त क्यों डाला जाता है, अभिक्रिया सही समझाइए। तो ये होता है इसका रीजन, क्योंकि क्या निकल रही है, CO2। क्या निकल रही है, CO2। यहाँ पे Na2CO3 है ना, इसको बोलते हैं बाई सोडियम कार्बोनेट, बाई सोडियम कार्बोनेट। ये लिख दो, चाहे आप सीधा सीधा नाम लिख दो इसका, सोडियम कार्बोनेट। क्या लिख दो, सोडियम कार्बोनेट, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नहीं है। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, हमने पढ़ लिया बेकिंग सोडा, पढ़ लिया बेकिंग सोडा का उपयोग बताओ केक बनाने में और पेट की अम्लता को दूर करने में, और बेकिंग सोडा का उपयोग होता है धावन सोडा बनाने के रूप में भी। बताओ कैसे? अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले धावन सोडा। धावन सोडे का अर्थ धावन, धावन धोने वाला, धावन क्या है, धोने वाला सोडा। तो जो कपड़े धोते हैं उसमें जो सोडा यूज में लेते हैं उसको बोलते हैं धावन सोडा। ठीक है, सर्फ ले लो, सर्फ का सूत्र होता है ये, आगे पढ़ने वाले सर्फ का सूत्र होता है ये होता है ना, यहाँ से ये निकला है क्या, देखो ये होता है सर्फ का सूत्र, यहाँ से इतना मान निकला है क्या, निकला है। तो इसका उपयोग यहाँ पे हो रहा है ना इसको बनाने में। तो बेकिंग सोडा का उपयोग क्या है, केक बनाने में, कुकीज बनाने में, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में, पेट की अम्लता को दूर करने पे, एसिडिटी होने पे, और क्या होता है, और धावन सोडा बनाने में। क्या होता है, धावन सोडा बनाने में। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? ये हो गया आपका टॉपिक बेकिंग सोडा वाला। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले धावन सोडा। क्या पढ़ने वाले हैं, धावन। यहाँ तक जो हमने पढ़ा कोई डाउट है क्या? है क्या? इतना इजी चैप्टर है, कोई डाउट ही नहीं है कोई इसमें, है ही नहीं। ये बहुत इजी चैप्टर है आपका, है खाना बनाना, घरेलू चीजों का यूज करेंगे, नमक भी घरेलू आइटम ही तो होता है। ठीक है, तो उस वजह से अब देखो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका धावन सोडा। क्या होगा,
इसका सूत्र होता है आपका Na2CO3 डॉट 10H2। अब इस टॉपिक पे पहले ये समझते हैं पॉइंट 10H2 कहना क्या जाता है। अब आपको इसका उपयोग, इसका भी तो पता होना चाहिए 10H2 क्यों क्या है। इसको बोलते हैं क्रिस्टलन जल। क्या बोलते हैं? क्रिस्टलन जल। जो पॉइंट में लग के जो जल निकला जाता है H2 जल ही तो होता है। इसको बोलते हैं क्रिस्टलन जल। क्या बोलते हैं? क्रिस्टलन जल, क्रिस्टलाइन वाटर या क्रिस्टलन जल, क्रिस्टलन जल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टलन जल। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? क्रिस्टलन जल का अर्थ क्या होता है? देखो, क्रिस्टलाइन वाटर या क्रिस्टलन जल का सीधा सीधा अर्थ ये होता है कि देखो आपके मतलब कोई भी चीज है, जैसे मान के चलो कि आपने क्या किया, एक इसको ऐसे समझाता हूँ, एक स्पंज लिया, स्पंज को पानी में डुबोया, उसको कितना भी निचोड़ेंगे अंदर थोड़ा थोड़ा पानी रह जाएगा ना। ठीक है, वो पानी तो एकदम लिक्विड स्टेट में। अगर वही पानी को हम फ्रिज में रख दे उस स्पंज को, अब पानी के अंदर बूंदे क्या होगी? जम गई, क्रिस्टल बन गई ना। इस टाइप के जल को बोलते हैं क्रिस्टलन जल। अब ये तो हमने प्रैक्टिकल करके दिखाया है कि भी जमाया है। होता क्या है कि जो धावन सोडा वगैरह होता है ना, सोडियम कार्बोनेट, ये जब बनते हैं तो इनके साथ जल भी बनता है। क्या बनता है? जल। पर वो जल क्या होता है? इनके अंदर बैठ जाता है, इनके क्रिस्टल्स के अंदर जा जाके बैठ जाता है, ना तो बाहर निकलता है ना वो लिक्विड फॉर्म होता है, वो इनके अंदर एक जम जाता है, इनके अंदर जा जाके। उसको बोलते हैं क्रिस्टलन जल। क्या बोलते हैं? क्रिस्टलन जल। आगे सीओ उसका आएगा, जिप्सम का सूत्र, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, उसमें भी क्रिस्टलन जल का उपयोग होता है। ये होता है क्या है क्रिस्टलन जल? ये क्रिस्टलन जल किसी भी पदार्थ की नमी को बनाए के रखता है। क्या बनाए रखता है? नमी। नमी का मतलब होता है जो होती है ह्यूमिडिटी, नमी, गीलापन थोड़ा बहुत। ठीक है, अब क्रिस्टलन जल को निकालना हो तो हम क्या करेंगे? सीधी सी बात है, क्रिस्टलन जल को निकालना तो इसका क्या कर देंगे? ताप देंगे। इसको ताप देंगे तो अंदर वाला जो है, ये जो जल जमा हुआ, ये गैस बन के निकल जाएगा। गैस बन के निकल जाएगा तो अंदर से क्या होगी? नमी निकल जाएगी। नमी निकलते ही वो क्या बन जाएगा? मतलब कहने का मतलब अंदर जल है। अब गैस वो सॉलिड में है या लिक्विड में हमें इतना नहीं पता, हमें पता अंदर जल है, पर वो अंदर है एकदम, ना तो बाहर दिखता है ना उसको टच से पता चलता है, पर वो नमी होती है। जिसको इसको समझाओ कैसे? जैसे ये मान लो पुट्टी की हुई है कहीं पे, ठीक है, हमारे चारों ओर भी पुट्टी की हुई है। पुट्टी की हुई है तो जब पुट्टी बनाई थी, पुट्टी वाला जो पाउडर बनाया था, उसमें क्या किया था? पानी मिक्स करके बनाया था, उसको बाद में लेप कर दिया, सीमेंट लगाते पानी बन के लगाया था, बाद में क्या कर दिया? लेप कर दिया। क्या वो लेप करने के बाद में पानी पूरा सूख जाता है क्या? नहीं, बहुत ज्यादा पानी 99% सूख जाता है, अंदर कुछ ना कुछ पानी की बूंदे रह जाती है, उसी वजह से वो चिपकी हुई रहती है उनसे। आया समझ में? जब वो एकदम सूख जाती है, आपने देखा होगा जिस दीवार पे दिन में हमेशा सूर्य की रोशनी पड़ती है, गर्म होता रहता है, गर्म होता है, बाद में पूरी सूख जाती है। ठीक है, उसको बोलते हैं पूरा सूख जाने के बाद क्रिस्टलन जल निकल जाता है। क्रिस्टलन जल क्या होता है? किसी पदार्थ के अंदर मौजूद होने वाला वह जल जो क्रिस्टल के रूप में होता है, अणु के रूप में, और वो फिक्स होता है कि भाई Na2CO3 के एक अणु में 10 ही जल होंगे। 10 जल की मान लो बूंदों से हम इसको समझे, और टुकड़े से इसको समझे, तो इसके एक टुकड़े में 10 बूंद होगी, फिर इसके अगले एक टुकड़े में 10 बूंद होगी, ऐसे फिक्स होता है। इसको बोलते हैं क्रिस्टलन जल। आया समझ में? जैसे सीधा पानी मिला दे फिक्स नहीं जाता, ये फिक्स होता है, एक में इतना होगा। आया समझ में? तो क्रिस्टलन जल का टॉपिक क्लियर हुआ क्या? ठीक है, अब समझो इसको, इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है धावन सोडा बनाना। धावन सोडा तो सीधा सीधा रिएक्शन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या लेंगे हम? Na2CO3 लेंगे, इसमें क्या मिलाएंगे? 10 पानी मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे? 10 पानी की जल। क्या मिलाएंगे? 10 पानी की बूंदे मिलाएंगे। जब दो भी 10 पानी मिलाया तो ये क्या बन जाएगा? Na2CO3 डॉट 10H2O। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? ये सूत्र होता है धावन सोडे का। किसका होता है? धावन, ना ना और कुछ बनेगा ही नहीं, क्योंकि इन दो का यूज किया, इन दो से यही बना है। आया समझ में? कुछ नहीं, पूरे पूरे काम में आते हैं इसमें। हाँ वैसे ये होता है, वैसे जब ये बनती है ना इसकी रिएक्शन, तो 9H2 के रूप में बनता है। किसके रूप में बनता है? 9H2 के रूप में। जैसे मतलब पहले क्या बनेगा? ये बनेगा Na2CO3 डॉट 9H2O, फिर निकलता है H2O, बाद में वापस इसके दो H2 से कराते एक H2 और निकलता है, एक इसमें जुड़ता है। पहले जब बनता है तो 9 बनता है और एक निकलता है साथ में, यही बनेगा लास्ट में। ठीक है, कोई डाउट है क्या? इसके उपयोग बताता हूँ, धावन सोडा का उपयोग। धावन सोडा का उपयोग बताता हूँ, कपड़ा धोने में काम में आता है। ठीक है, और इसको नाम है वॉशिंग पाउडर ही है। ठीक है, तो कपड़ा धोने के काम में आता है। और मान लो कि धावन सोडे का एक और उपयोग होता है कि जो कठोर जल होता है ना, कठोर जल, कठोर जल, कठोर जल मतलब हार्ड वाटर। हार्ड वाटर और फिल्टर, एक बार आप पानी पीते फिल्टर वाला, पीने में से एकदम सॉफ्टनेस होती है, और ज्यादा सॉफ्ट होता है। एक होता है आपको जो घर में जो पानी आता है, हम जो नहरों से लेते हैं वो वाला पानी, उसको अगर हम उसमें क्या डालते, धावन सोडा डालते, तो वो हार्ड वाटर से क्या बना देता है? सॉफ्ट वाटर बना देता है। ठीक है, ठीक है, मृदु जल से हार्ड है। सॉफ्ट वाले का नहीं पता चला क्या? ठीक है, बताते हैं आपको इसको। मतलब पानी है,
पानी हार्ड का कैसे होता है, मतलब उसमें रफनेस होती है, मान लो पानी के अंदर रफनेस है, उसमें अगर ये मिला दे ना तो उससे पानी की रफनेस दूर हो जाती है। आपको मैं बताऊं कैसे समझ में आएगा इसको। एक पानी लो घर वाला, उसमें हाथ को ऐसे 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 करके देखो, अंदर जाके पानी में हाथ चिपचिप ऐसे रफ होगा थोड़ा सा ऐसे, जैसे उसमें आप मिला दो सर्फ मिला दो, पूरा घोलो, फिर उसके अंदर करो चिकना चिकना, वैसे मान लो, ठीक है। वो वैसे प्योर तो नहीं, उसमें क्या आ गया, वो सोप आ गया उसकी वजह से होता है, और वैसे आ गया, आया समझ में। वो आपको सॉफ्टनेस कर देता है, वाटर की है ना हार्डनेस को हटाने के लिए काम आता है, आया समझ में। और ग्लास मेकिंग में और भी जो उद्योग होते हैं उसमें काम आता है, ग्लास मेकिंग उद्योग में आता है। और मैं प्रयोगशाला विक्रम का तो लिखना है, यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नहीं है? हो गया क्लियर डाउन थोड़ा। अब एक लास्ट टॉपिक बचा है, लास्ट टॉपिक बचा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या टॉपिक बचा है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये मेरे को बहुत अच्छा टॉपिक लगता है, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस के इतने उपयोग हैं, इतने उपयोग हैं कि आपको बताएं तो भी आपको ऐसा लगेगा हाँ। पीओपी, घर में पीओपी का नाम सुना है? पीओपी, ऊपर करवाते हैं पीओपी, डिजाइन बनवाते हैं पीओपी, नाम सुना है कहीं पे? कहीं पे जाओगे मॉल में पीओपी होती है, तो वो हल्की होती है पर बनी रहती है पीओपी। पीओपी का नाम ही होता है पीओ, वो दिखती है तो उसको बोलते हैं प्लास्टर। पी का प्लास्टर, ओ का ऑफ, पी का पेरिस। इसका सूत्र कैसे बनता है? इसका सूत्र होता है ये, CaSO4 डॉट हाफ H2O, CaSO4 डॉट हाफ H2O। ये किसका सूत्र होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अब देखो ये बनता किससे? ये बनता है जिप्सम से। किससे बनता है? जिप्सम। जिप्सम होता है CaSO4 डॉट 2H2O। ये क्या होता है? जिप्सम होता है। क्या होता है? जिप्सम। जिप्सम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने देखा है पत्थर के जैसा होता है, एकदम हार्ड होता है उसमें, ठीक है, वो एकदम ऐसे मान लो जिप्सम। करते क्या है, जिप्सम को करेंगे गरम, गरम करके इसके अंदर से दो अणु है ना जल के, उसमें से 1.5 अणु निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा? 1.5 निकल जाएगा, आधा बच जाएगा। तो ये क्या बन गई आपकी रिएक्शन होगी प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने में। इसमें कोई डाउट हुआ क्या? जिप्सम से क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है, सॉफ्ट होता है, टच में स्मूथी होता है, ठीक है। पानी के साथ मिलाते ही तुरंत सॉलिड हो जाता है, थोड़ी देर बाद में सीमेंट के जैसे होता है। अब मैं आपको कुछ चीजें पूछता हूँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस की खास बात क्या होती है? प्लास्टर ऑफ पेरिस एकदम हल्का फॉर्म का होता है, अगर इससे आप कुछ चीज भी बनाओगे ना वो हल्की होगी। क्या होगी? हल्की। क्वेश्चन ये आता था एग्जाम में, मैंने पूछा भी था, मैंने भी एक टेस्ट में दिया हुआ था, और भी बहुत जने ये पूछते हैं कि जो घरों में पीओपी होती है छत पे जो साइड में लगती है, नीचे की तरफ लगती है, उसकी जगह सीमेंट का उपयोग ना करके प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्यों उपयोग करते हैं? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस सीमेंट के जैसे ही बॉन्ड बनाता है, वैसे ही हार्ड होता है, पर होता क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस हल्का होता है, उसके अंदर छिद्र होते हैं, हल्का होता है। वहीं पे सीमेंट से कुछ चीज बनती है वो भारी होती है, वो नीचे गिर जाती है। और सीमेंट को बनाने के लिए आपस में कुछ बीच में रोड चाहिए होती है या कुछ जॉइंट चाहिए होता है, सीमेंट ऐसे नहीं जुड़ती। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के सारे अणु सेम होते हैं, वो एक दूसरे से एकदम चिपक जाते हैं, ठीक है। पीओपी का उपयोग सुनो, सबसे पहले पीओपी घरों को सजाने में किया जाता है। दूसरा पीओपी का उपयोग दांतों के निर्माण में, जो दांत का होता है ना इलाज, मेरे भी हुआ था, ब्रेसेस बांधे हुए थे, तो उसके अंदर क्या होता है, ब्रेसेस बनते हैं ना तो उसके बीच में गैप रखना होता है, क्योंकि नहीं आपस में भिड़ते हैं, तो गैप रखने के लिए जो दाढ़ होती है उस पर क्या लगाते हैं, पीओपी का सॉल्यूशन बना के लगा देते हैं। उससे वो क्या मतलब नॉर्मल नकली दांत बन जाता है ऊपर थोड़ा बड़ा, ठीक है। फिर जब उसको हटाते हैं उसको रफ करके हटा देते हैं। तो पीओपी का दांतों में उपयोग होता है, दांत चिकित्सा में, घरों की सजावट में होता है, और हाथ टूटने पे या कोई हड्डी पैरों की हाथ की टूटने में वहां पे वो प्लास्टर करने में काम आता है, मूर्ति कला में काम में आता है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आता है, ये एग्जाम में पक्का आ जाए तो मजा ही बन जाए। ये आता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को हमेशा एयर टाइट कंटेनर, एयर टाइट मतलब पूरे बंद डब्बे में ही क्यों रखा जाता है? इसका रीजन क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस ऐसा सब्सटेंस है, पानी के कांटेक्ट में आते ही तुरंत जम जाता है थोड़ी देर बाद में। अब उसको एयर टाइट, एयर टाइट का मतलब अंदर हवा भी ना जाए, हवा की नमी भी ना जाए। अगर ऐसा कंटेनर हो जिसके अंदर एयर जाए, उसको हम रखें वातावरण में, जब बरसात का मौसम होता है तो हमारे यहाँ पे नमी हो जाती है, नमी से वो प्लास्टर ऑफ पेरिस जम जाता है। इसका मैं एक्सपेरिमेंट बताऊँ क्या? घर पे बोर्नविटा खाएगा? बोर्नविटा इसका मैंने एक्सपेरिमेंट करके भी देखा था। तो बोर्नविटा पाउडर होता है, जब तक वो डब्बे में है, बरसात वाले मौसम में जैसे डब्बे से बाहर निकाले बोर्नविटा को रखो खुला कटोरी में, 2 दिन बाद में पूरा चिपचिपा हो जाए, एकदम लिक्विड, लिक्विड जैसा बन जाएगा। गुड़ को देख लो, एकदम। कोई डाउट है क्या? ये होता है आपका प्रोसेस। तो हाँ वो पिघल जाते हैं, इसका मतलब क्या होता है, ये नमी से कांटेक्ट करके लिक्विड फॉर्म में, वो गर्मी में पिघलता है, ऐसे मान सकते हो। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा नमक के उपयोग। पहला सबसे पहले क्या पढ़ा था हमने? हमने पढ़ा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सूत्र क्या होता है? NaOH। क्या होता है? NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलते क्या है? कास्टिक सोडा। क्या बोलते हैं? कास्टिक। इसका उपयोग क्या होता है? साबुन बनाने में, प्रयोगशाला अभिकर्म के रूप में, ऐसा कुछ लिख देना, ठीक है। उसके बाद में दूसरा टॉपिक क्या था? ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण। उसका सूत्र क्या होता है?
CaOCl2। क्या होता है CaOCl2? उसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये बनता कैसे? बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पे जो बनता है उसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका उपयोग क्या होता है? पानी को क्लीन करने में, कपड़ा उद्योग में और प्रयोगशाला विक्रमक के रूप में। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नहीं। फिर उसके बाद हमने क्या बनाया था? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? NaHCO NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3। इसको बोलते क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बनाते कैसे? तो हमने कैसे देखा था? पहले नमक, फिर पानी, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर क्या डाल दिया? अमोनिया। उससे बना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और क्या बना? अमोनियम क्लोराइड। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? अब अगर आपको एग्जाम में पूछ ले कि बेकिंग सोडा का उपयोग क्या होता है? बेकिंग सोडा का उपयोग होता है केक बनाने में, आगे अम्लता दूर करने में, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में, क्षारकता का वो जो रिएक्शन होती है। पर एक इंपॉर्टेंट, उससे पहले, हाँ, धावन सोडा बनाने के रूप में भी होगा। उससे पहले एक क्वेश्चन ये आ जाए कि बेकिंग सोडा जो होता है NaCO3, केक में वो जो फ्लावट आती है इसको क्यों डालते हैं जिससे इससे फ्लावट आती है? तो बेकिंग सोडा को हम गर्म करके देखा ना हमने, तो उसमें बाकी को छोड़ो, साथ में क्या निकली? CO2 निकली। क्या निकली? CO2। CO2 ये बताए, CO2 वातावरण से हल्के होते ऊपर उठती है। CO2 ये बताती है कि अगर बेकिंग सोडा अंदर डाला, गर्म होगा, तो बेकिंग सोडा से CO2 निकलेगी। वो CO2 बाहर जाना चाहेगी, केक की सरफेस ये रही, वो बाहर जाना चाहेगी। बाहर जाएगी तो केक की शेप ऐसे बना दी गई ऊपर की तरफ, है ना, ऊपर खबर, अंदर से छेद हो जाएंगे, उसको बोलते हैं स्पंज करने का रीजन। ठीक है, तो बेकिंग सोडा का उपयोग केक व कुकीज बनाने में किया जाता है। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? इडली खमण लिखा हो तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? बेकिंग सोडा के बाद हमने पढ़ा धावन सोडा। क्या पढ़ा? धावन धावन सोडा होता है Na2CO3.10H2। यहाँ पे 10H2 क्या है? क्रिस्टलन जल या क्रिस्टल जल। ये क्या होता है कि किसी पदार्थ के अंदर क्रिस्टल के रूप में जमा हुआ होता है, या जल मान लो, ये उसको नमी बनाए रखने के काम में आता है। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नहीं है। ओके, उसके बाद में हमने क्या पढ़ा? धावन सोडा बनता कैसे है? तो हमने क्या किया? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 की अभिक्रिया कराई किससे? 10H2 से। क्या बन गया? धावन सोडा। इसका धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट बोल देना। ठीक है, H2 का कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक था प्लास्टर ऑफ पेरिस। हाँ, ऐसे लिख सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट 10 क्रिस्टलन जल, ब्रैकेट में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में क्या आता है? उसके बाद में आपका आया था प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या आता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसका सूत्र होता है CaSO4.12H2O। CaSO4.12H2O। ये बनता कैसे? ये बनता है जिप्सम, यानी CaSO4.2H2O को तोड़ते हैं, आज डेढ़ जल निकल जाता है। क्या बन जाता है? CaSO4, हाँ, गर्म करने पर वो वैसे हो गया। तोड़ना मतलब गर्म करके तोड़ रहा हूँ मैं। तो CaSO4.12H2O, ये क्या बना? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके उपयोग क्या होते हैं? ये तो सभी होता है, घरों को सजाने में, हड्डी टूटने में प्लास्टर के रूप में, दांतों के उपयोग में, मूर्तिकला में वगैरह वगैरह। ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसी के साथ अम्ल, क्षार और लवण का चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। कोई डाउट है क्या? लवण की परिभाषा कुछ नहीं होती। जब अम्ल व क्षार अभिक्रिया करते हैं, ठीक है, तो अम्ल व क्षार के दोनों अणु मिलके आपस में, ठीक है, कुछ अणु मिलके जो पदार्थ बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? लवण बनाते हैं। क्या बोलते हैं? लवण। या उदासीनीकरण अभिक्रिया में जल के साथ जो पदार्थ बचता है उसको क्या बोलते हैं? लवण। क्या बोलते हैं? लवण। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? तो डियर स्टूडेंट्स, जो भी ऑनलाइन इस वीडियो को देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो आपके लिए मैं कह देता हूँ, हमने 5 लेक्चर के अंदर पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, पूरे लेक्चर्स हमने सारे कंप्लीट किए हैं। आपको शायद आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। जो भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करने के बाद में अगर आपने सैटरडे को कमेंट किया जैसे आज, तो संडे जो इसका नेक्स्ट आ रहा है उसमें हम क्या डालेंगे? इसका वीडियो अपलोड, मतलब डाउट्स की वीडियो अपलोड कर देंगे। और अगर आप नेक्स्ट मंडे तक करते हो, फिर अगले वीक में करोगे, तो उसका नेक्स्ट संडे पे डाउट सेशन आएगा। ठीक है, हर संडे आपकी डाउट क्लास रखी जाएगी। कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने इस चैप्टर के अंदर पूरा पढ़ा, अम्ल, क्षार व लवण। सबसे पहले अम्ल क्या होता है? स्वाद में खट्टे, नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि अम्ल जो होते हैं वो H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं? H+ आयन। फिर हमने पढ़ा क्षार क्या होता है? वो होता है लाल लिटमस पत्र को नीला करने वाले, स्वाद में कड़वे होते हैं, वो क्या देते हैं? OH- आयन। फिर हमने ये पढ़ा था कि अम्ल जो होते हैं क्या क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो अम्ल देखो अलग अलग में, इमली में होता है आपका टार्टरिक अम्ल। क्या होता है? टार्टरिक अम्ल। दही में होता है लैक्टिक अम्ल। ठीक है, वैसे जो जितने हमने पढ़े थे वो सारे अम्ल हो गए। उसके बाद में हमने क्या देखा? अम्लों की अभिक्रिया, क्षारों की अभिक्रिया। तो अम्ल व क्षार अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? अम्ल व क्षार अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसके बाद में हमने अम्ल व क्षारों की अभिक्रिया पढ़ी थी धातुओं के साथ। किसके साथ पढ़ी थी? अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? लवण व हाइड्रोजन गैस। फिर हमने अम्ल व क्षार की अभिक्रिया पढ़ी थी धातु ऑक्साइडों के साथ। तो अम्ल व जो धातु ऑक्साइड अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे? लवण व हाइड्रोजन ऑक्साइड। और हाइड्रोजन ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? जल। क्या बोलते हैं? जल। फिर हमने पढ़ा
अम्ल और धातु कार्बोनेटों की प्रक्रिया, जिससे क्या बना था, लवण व हाइड्रोजन ऑक्साइड और जल, और क्या निकला था, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर हमने हाइड्रोजन कार्बन के साथ पढ़ा, वो भी यही होती है। फिर उसके बाद में हमने कौन सी प्रक्रिया पढ़ी थी, हमने बाद में ये पढ़ा था कि जो आपके क्षार होते हैं या फिर जो लवण जो भी होते हैं अम्ल, वो क्या करते हैं, इनके अंदर OH और H होता है, ये हमने पढ़ा। उसके बाद में अम्ल व क्षार प्रबल और दुर्बल भी होते हैं। प्रबल होते हैं जो ज्यादा काम जल्दी करते हैं, और दुर्बल जो होते हैं वो कम करते हैं। तो हमने किससे पढ़ा था, पीएच स्केल से। पीएच स्केल क्या होती है, पीएच स्केल हाइड्रोजन आयन को मापने वाली एक ऐसी स्केल होती है जिससे हम ये बता सकते हैं कि कौन सा पदार्थ ज्यादा अम्लीय होगा, कौन सा ज्यादा क्षारीय। पीएच स्केल के अंदर 3 मान होते हैं, 0, 7 और 14। 0 से 7 तक मान जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं, 7 से 14 तक क्षारीय होते हैं, 7 पे क्या होता है, उदासीन। 7 से 0 की तरफ घटने पे जो मान होता है अम्लीयता बढ़ती है, और 7 से 14 तक बढ़ने पे अम्लीयता घटती है, क्षारीयता बढ़ती है। और जब 7 से 0 पर जाएंगे तो अम्लीयता बढ़ती है, क्षारीयता घटती है। कोई डाउट है क्या? फिर हमने पीएच पढ़ा, पीएच के उपयोग पढ़ लिए। पीएच के उपयोग होते हैं, दांत का क्षय होता है तो वहां पे दांतों का क्षय कैसे होता है, दांत की पीएच का मान 5.6 होता है, 5.5 समथिंग। फिर क्या होता है, कोई भी हम मीठे चीज या कुछ भी खाते हैं, उसका वो क्षय होके वो अम्लीय बन जाता है, और अम्लीय होता है तो उसका पीएच का मान 5.5 से कम हो जाता है, और दांतों के जो ऊपर इनेमल है वो क्या होता है, उसका क्षय होता है। क्या होता है, क्षय। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने पीएच वाला टॉपिक पढ़ा कल एकदम डिटेल में। पीएच के बाद में आज जो हमने टॉपिक पढ़ा वो आपके सामने कर दिया, लवण के उपयोग। तो हमने इतने से दिनों के अंदर, 5 या 6 दिनों के अंदर हमने क्या कर लिया, पूरे चैप्टर को कंप्लीटली समझ लिया। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? आई थिंक हमने चैप्टर को पूरा समझ लिया, कोई भी दिक्कत नहीं है। कुछ कोई टॉपिक्स बीच में रह गए, कोई नाम वगैरह, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आपको अगर क्लास पूरी समझ में आई तो नीचे जरूर लिखे क्लास समझ में आई। और कोई इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहा है 5th लेक्चर को, तो आप पहले वाले चारों लेक्चर को स्पीड में करके या फटाफट से उनको समझिएगा, तब जाके ये लेक्चर समझ में आएगा। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। मेल ID studypartner44@gmail.com, वहां पे, नहीं तो मेल इन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आए और इतने दिनों की क्लासेस पसंद आई, मेहनत समझ में आई, और मेहनत के अगर आपको समझ में आता है, पसंद आई, तो आप क्या करना, उस मेहनत के लिए एक लाइक का बटन दबा दीजिएगा। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमें हमारी फैमिली को फटाफट ग्रो करना है। और मैं चाहता हूँ कि जो मैं पूरा कोर्स यहाँ पे दे रहा हूँ स्टूडेंट्स को, या फिर जो यहाँ पे लाइव पढ़ रहे हैं, वैसा वैसा फील आपको ऑफ ऑनलाइन में भी आए। तो इसी के साथ मैं नीरज मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।